स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कंपनी अकाउंट के संबंध में एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके संबंध में 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। अगर आप उस दोनों वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिएगा। आज कंपनी अकाउंटिंग में शेयर जो चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया उसके संबंध में आज ये आपका तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कंपनी अकाउंट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में और साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि आज हम लोग शेयर को इशू पार पे कैसे करेंगे, प्रीमियम पे कैसे करेंगे, या डिस्काउंट का है तो उसका क्या प्रोविजन है, क्या वो बंद हो गया है, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर। ध्यान रखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर पहला आपसे कह रहा है कि स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। ध्यान रखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर वास्तव में एक वह अंश होता है या वह समता अंश होता है जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को या अपने संचालकों को छूट या नकदी के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाओं या तकनीकी ज्ञान या कह लीजिए बौद्धिक संपत्ति के अधिकार के एवज में निर्गमित करती है। अर्थात कह सकते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर वह समतांश होता है जो एक कंपनी द्वारा अपने कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को या संचालकों को छूट या नकदी के अतिरिक्त कैश के अलावा जो भी तकनीकी ज्ञान या किसी प्रकार की कोई बौद्धिक संपदा को अधिकार करने के एवज में कंपनी द्वारा ये अंश उन प्रकार के व्यक्तियों को निर्गमित करती है। ध्यान रखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के संबंध में धारा 54 का प्रावधान लागू होता है। सेक्शन 54 का जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन स्वेट इक्विटी शेयर के रूप में लागू करता है। एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर धारा 54 के निम्न प्रावधान निम्न शर्तों के अंतर्गत वो स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला आपसे कह रहा है कि एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर तब जारी कर सकता है जब एक विशेष प्रस्ताव पारित करके स्वेट इक्विटी शेयर निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया हो। ध्यान रहे, एक कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके स्वेट इक्विटी शेयर को निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया हो तो ये आपका धारा 54 का प्रोविजन है। दूसरा आपसे कह रहा प्रोविजन, एक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुए 1 वर्ष या इससे अधिक हो गया हो। ध्यान रखिएगा, एक पब्लिक कंपनी की दशा में व्यापार प्रारंभ करने के लिए एक लाइसेंस या एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वह लाइसेंस या वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की 1 वर्ष या इससे समय अवधि वह पूरा कर चुका हो तो ऐसी दशा में वह स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकता है। तीसरा प्रोविजन इसके संबंध में कहा है कि शेयर मार्केट में जो लिस्टेड शेयर आपकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर मार्केट के अंतर्गत स्वेट इक्विटी शेयर सेबी जो आपका है, सेबी मैं बात कर रहा हूँ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार या सेबी के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं। तो ऐसी दशा में ये इस प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी अपने कर्मचारियों या अपने संचालकों को नकदी के अतिरिक्त वह बौद्धिक ज्ञान या तकनीकी ज्ञान करने के एवज में वह इक्विटी आपका स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में धारा 54 का प्रावधान बताया गया है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी द्वारा किसी अपने कर्मचारी को या डायरेक्टर्स को अगर स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर दिया गया है तो जारी होने के 3 वर्ष के अंदर कभी भी इसे बेचा नहीं जा सकता है। ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर जिस व्यक्ति को स्वेट इक्विटी शेयर अगर जारी हो गया है वह व्यक्ति जारी होने के 3 वर्ष के अंदर कभी भी वो स्वेट इक्विटी शेयर को बेच नहीं सकता है। हाँ, ये जो 3 वर्ष का होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ये जो हमारा लॉक इन पीरियड का एक ड्यूरेशन माना जाता है तब तक के लिए होता है जब तक कि स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी ने आपको जारी किया है उसके 3 वर्ष के अंदर कभी भी आप स्वेट इक्विटी शेयर को बेच नहीं सकते। ऐसा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपका था स्वेट इक्विटी शेयर। ध्यान रखिएगा, दूसरा हमारा दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में आईपीओ के नाम से जानते हैं। कभी कभी तो कुछ कंपटीशन के एग्जाम में केवल इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि आईपीओ होता क्या है। तो ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ध्यान रखिएगा, एक कंपनी जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है वह जनता को पाने के लिए
जिस प्रकार से प्रविवरण के माध्यम से जो जारी करता है, जो प्रस्ताव जारी करता है, वही प्रस्ताव ही हमारा कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। वास्तव में एक कंपनी जनता से सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए प्रविवरण के माध्यम से जो प्रस्ताव पारित करता है, उसी प्रस्ताव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर ही कंपनी डिसाइड करती है कि वास्तव में शेयर का अलॉटमेंट किया जाए, शेयर अलॉटमेंट या तो अगर आपके सब्सक्रिप्शन को, आपके शेयर को, मतलब कहने की बात करें, जो सफल आवेदक है जिन्होंने वास्तव में सब्सक्रिप्शन कर दिया है और कंपनी ने उनके फॉर्म को या उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी दशा में उनको कंपनी एक शेयर अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा और जिनका फॉर्म कैंसिल हो गया, जिनका फॉर्म कह लीजिएगा रिजेक्ट हो गया है, उनके लिए एक खेद पत्र या रिगेट आपका लेटर एक जारी करेगा कि आपके द्वारा जो भी एप्लीकेशन दिया गया था वो कंपनी ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है, लौटा दिया गया है। तो ध्यान रखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंतर्गत एक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जो प्रस्ताव जनता के बीच में रखती है, उसी जिस माध्यम से यह प्रस्ताव रखती है वही माध्यम हमारा कहलाता है आईपीओसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफर। सफल जो शेयर होल्डर होंगे, जो ये सफल जो अंशधारी होंगे, उनको शेयर अलॉटमेंट जारी किया, शेयर अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, जिनका कैंसिल कर दिया जाएगा उनको खेद पत्र के साथ उनकी धनराशि को वापस लौटा दी जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट आपसे कह रहा है वह कह रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम अभिदान। वास्तव में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत बताया गया है कि एक कंपनी न्यूनतम राशि प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत या कह लीजिए पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत एक राशि निर्धारित करती है, जिस राशि को हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एक कंपनी किसी भी अंशधारी को तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकता है जब तक उस पर एक निश्चित धनराशि प्राप्त न हो जाए। ये निश्चित धनराशि क्या है, ध्यान रखिएगा, जो भी शेयर आपके हैं उसके फेस वैल्यू में बात कर रहा हूं, उसके जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू का कम से कम 5%, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, शेयर के अंकित मूल्य या उसके फेस वैल्यू का कम से कम 5% या फिर सेबी के, ये जो आपका सेबी आपका है, सेबी के गाइडलाइंस के साथ जो भी यहाँ पर प्रतिशत निर्धारित किया गया है, वह प्रतिशत जब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तक कभी भी कंपनी आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूप में वह शेयर अलॉटमेंट जारी नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, कंपनी प्रविवरण जारी करने की तिथि से, प्रविवरण जब जारी कर रहा है उस 30 दिन के अंदर इसके लिए समय दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 30 दिन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जब भी आपका डेट समाप्त हो रहा है या आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो डेट निर्धारित किया गया है या सेबी ने जो भी आपका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा 30 दिन के अंदर अगर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसके क्लोजिंग डेट के अंदर आपको यहाँ पर उसके पैसे को लौटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में ये बताया गया है कि एक कंपनी किसी भी शेयर का अलॉटमेंट तब तक जारी नहीं कर पाएगा जब तक किसी भी शेयर का जो भी फेस वैल्यू होगा कम से कम 5% या फिर सेबी के द्वारा बताए गए नियम के अंतर्गत जो भी प्रतिशत निर्धारित गई है, अगर वह प्राप्त नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में ये उनका शेयर को उनको लौटाना होगा। और लौटाने के लिए ये भी बताया गया है कि जब उनका आपका प्रविवरण जारी किया गया उसके डेट से अंतिम तिथि के अंदर अगर लौटा नहीं जाता है, तो ऐसी दिशा में 15 दिन के अंदर उनकी धनराशि को वापस लौटानी पड़ेगी। अगर एक कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा प्राप्त नहीं कर पाती 30 दिनों के अंदर, तो ऐसी दिशा में उसके जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट्स के अंदर, क्लोजिंग डेट से 15 दिन, क्लोजिंग डेट जब बीत गया उसके 15 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो भी पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है, कंपनी को यह पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर ये पैसा नहीं लौटा पाती है तो ऐसी दशा में उस पर 15% की दर से ब्याज सहित भी लौटाने का प्रावधान किया गया है। ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में डेट भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा ये 30 दिन का समय पीरियड निर्धारित है। 30 दिन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिल पाता है तो कंपनी को उस शेयर होल्डर का या उस अंशधारी का पैसा लौटाना पड़ेगा।
और ये प्रॉस्पेक्टस जो क्लोज हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर कंपनी पैसा नहीं लौटा पाती है तो 15% की दर से वार्षिक, यानी कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से वह पैसे पर ब्याज सहित भी उनको लौटाना पड़ेगा। ऐसा कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 39 के अंतर्गत ये प्रोविजंस बताए गए हैं। एक कंपनी शेयर का पैसा एप्लीकेशन के रूप में प्राप्त कर सकता है, वो आवंटन के रूप में, याचना के रूप में प्राप्त कर सकता है। हाँ, याचना के बारे में अगर बात आ गई है तो याचना के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि वास्तव में एक कंपनी याचना का जो पैसा होता है वह कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू बनाए गए नियम के अनुसार ही याचना का पैसा प्राप्त किया जाता है। अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंत नियम नहीं बनाती है तो ऐसी दिशा में उसे टेबल एफ के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के जो टेबल एफ है उस टेबल एफ के अंतर्गत बनाए गए जो भी नियम बनाए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में ये हमारा है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो कह रहा है कि टेबल एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कंपनी पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिन्होंने नहीं बनाया है वहां पर टेबल एफ के रूल्स को फॉलो होता है। टेबल एफ का रूल्स क्या करा आपसे ध्यान रखिएगा कि याचना की राशि अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बता रहा हूं कि याचना की राशि टेबल एफ का जो नियम कर रहा है कि याचना की राशि शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, शेयर के अंकित मूल्य के 25% से कभी भी अधिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये पहला प्रोविजन करा। दूसरा प्रोविजन करा है दो याचनाओं में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मीन्स शेयर का जो पैसा आपको कॉल के रूप में आपको प्राप्त होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल के रूप में जो पैसा प्राप्त हो रहा है, वो जो याचना हो रहा है, जो कॉल हो रहा है, उन दोनों या तीनों के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल 1 जुलाई को इशू किया गया है, जारी किया गया है, तो अगला जो कॉल होगा वह इसके 1 महीने के बाद ही किया जाएगा। वह 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त भी हो सकता है, या इसके बाद 1 सितंबर भी हो सकता है, 1 अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम करा दो याचनाओं में कम से कम 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बात टेबल एफ जिस पे जारी होता है उनके लिए है। तीसरा आपसे कह रहा है कि प्रत्येक याचना की राशि के भुगतान के लिए कम से कम, ध्यान रखिए, कम से कम कराएं 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। जो भी ये आपका कॉल का पैसा हो रहा है उसको पेमेंट करने में कंपनी द्वारा कम से कम 14 दिन का टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। प्रत्येक याचना की राशि के भुगतान के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आपसे कराएं कि समान श्रेणी के सभी अंशों पर, ध्यान रखिए, एक ही समान का जो भी आपके शेयर से है, समान अंशों पर मांगे गए एक समान मांगा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी एक समान आपका शेयर है उन पर मांगे गए जो भी पैसे की आपकी धनराशि है वह एक समान होनी चाहिए, वह उसमें चेंजिंग अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका था टेबल एफ। टेबल एफ के बारे में आप समझ लीजिए टेबल एफ क्या है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ देता है कोई व्यक्ति, दुनिया वाले या कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि टेबल एफ क्या है, तो आप उनको बता दीजिएगा टेबल एफ जो बताया गया हो कंपनी की याचना के संबंध में जो कंपनी के जो पार्षद अंत नियम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बनाए गए हैं वहाँ पर जिन कंपनी पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लागू नहीं है या जो कंपनी नहीं बनाई है, ऐसी दिशा में उस कंपनी पर टेबल एफ के प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं। आप चाहें तो टेबल एफ के जो मैटर दिया है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा आपसे। हाँ, ध्यान रखिएगा, आगे आपसे कह रहा है अंशों का निर्गमन। यहाँ पर शेयर इशू के बारे में कह रहा है आपसे कि शेयर इशू कैसे किया जाएगा, शेयर का इशू कैसे किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, शेयर जो इशू होता है वह 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हमारा कह रहा है सममूल्य पर कह रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एट पार। एट पार का मतलब होता है जितने रुपए का शेयर है उतने वैल्यू पर उसको शेयर को जारी कर दिया जाए। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर जो है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये दिया है और 10 रुपये के शेयर को अगर 10 रुपये पर ही हम लोग जारी कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कहलाएगा एट पार। इसी को हम लोग बोलेंगे सममूल्य। जितने का शेयर है उतने पर जारी कर दो, उसी को बोलते हैं हम लोग सममूल्य या इसको बोलते हैं एट पार। दूसरा आपसे कराएं प्रीमियम पे कराएं, एट प्रीमियम पर। ध्यान रखिएगा
प्रीमियम का मतलब होता है एक कंपनी अपने अंशों के फेस वैल्यू से अतिरिक्त जो पैसा, ये जो कह लीजिए फिजूल पैसा, जो फालतू पैसा, शेयर का जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा पैसा लेता है या फिजूल पैसा लेता है वही समझ लीजिए हमारा कहलाता है प्रीमियम। जैसे एक कंपनी का शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, वो 10 रुपया न लेकर अगर वो 12 रुपया आपसे ले रही है तो ऐसी दशा में ये जो हमारा 12 माइनस 10 रुपया है, 2 रुपया, ये हमारा माना जाएगा प्रीमियम का पैसा। ध्यान रखिएगा ये उन कंपनियों के द्वारा लिया जाता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, या कह लीजिएगा जिनकी मार्केट में अच्छी खासी इमेज, रेपुटेशन या अच्छी खासी गुडविल बनी हुई है, जिनका मार्केट में अच्छा खासा नाम, इज्जत, शोहरत है, उन कंपनियों द्वारा प्रीमियम की राशि ले लिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो 2 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा पैसा पा रहा है वास्तव में हमारा ये क्या है, वो कैपिटल, हमारा पूंजी लाभ है, कैपिटल गेन है। ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल गेन है, या समझ लीजिए ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। हाँ, ये जो 2 रुपए का इनकम प्राप्त हो रहा है कैपिटल गेन होने के नाते भविष्य में जो भी हमारी हानियां हो जाती हैं उस हानियों की रिकवरी करने के लिए इस 2 रुपए या इस प्रीमियम की राशि को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एक कंपनी किसी प्रकार का कोई प्रारंभिक व्यय या इसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है या फिर किसी प्रकार का कोई और हानि हो जा रही है, शेयर को इशू करने में किसी प्रकार कोई हानि हो जा रही है, तो ऐसी दशा में इस हानि की रिकवरी करने के लिए, इस हानि की पूर्ति करने के लिए ये 2 रुपए आपका इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये वास्तव में हमारा क्या होता है, रिजर्व और सरप्लस के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में हम लोग इसको लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं। तीसरा जो हमारा कर रहा है वो डिस्काउंट पर ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट का जो प्रोविजंस है अब ये इसको सिलेबस से कट कर दिया गया है। डिस्काउंट वाले शेयर को अब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत डिस्काउंट का शेयर अब जारी नहीं किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा वास्तव में शेयर अब कितने जारी किए जा रहे हैं, या तो एट पार पे किया जाएगा या तो एट प्रीमियम पे किया जाएगा। हाँ, पहले ये आपका चलता था कि डिस्काउंट पर भी, डिस्काउंट का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर है उसे 9 पर इशू कर दिया जाए, तो ये 1 रुपया जो हमारा होता है ये हमारा डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन डिस्काउंट का जो सिस्टम था वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये बंद हो गया है, इसलिए अब जब भी शेयर जारी किए जाते हैं वो सिर्फ 2 पर, या तो वो पार पे होगा या तो वह प्रीमियम पे होगा। पार का मतलब जितने का शेयर है उतने पे जारी करो, 100 रुपए की चीज है तो उसको 100 रुपए पे जारी करो, 1000 का तो 1000 पे जारी करो, वो हमारा पार कहलाएगा। और प्रीमियम का मतलब जितने का वैल्यू दिया है उस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस पैसा, जो भी पैसा लिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। और ये प्रीमियम हमारा क्या माना जाता है, ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन माना जाता है। इस कैपिटल गेन से जो भी भविष्य में हानियां हो रही है या हानियां हो चुकी हैं उस हानियों को इस कैपिटल गेन के द्वारा हम लोग यूटिलाइज या उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ और चीजें हैं कि अगर शेयर को इशू करने पर किसी प्रकार का कोई अगर आपका खर्चा हो रहा है तो ऐसी दशा में देखिए, ध्यान रखिएगा अंशों के निर्गमन पर किसी प्रकार का कोई व्यय हो रहा है तो ऐसे हम लोग क्या उसका जनरल एंट्री पास करेंगे। इसके संबंध में 2 एंट्री यहाँ पर बताया गया है। एक तो पहला आपसे कह रहा है कि अगर कंपनी की स्थापना पर किसी प्रकार का कोई व्यय किया गया, स्थापना मतलब इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। कंपनी की शुरुआती के समय में, कंपनी की स्थापना के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई व्यय किया गया है तो ऐसी दिशा में ये जो व्यय होता है इस व्यय का जो भी अगर एंट्री करना होगा तो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि जर्नल के नाम से भी एक यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको जर्नल में कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर जर्नल एंड लेजर के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आप देख लीजिएगा कि जर्नल कैसे बनता है। जर्नल के संबंध में जिनका बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं है, जिनको जर्नल नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए बता रहे हैं कि आप जर्नल वहां से भी आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक प्रकार से हमारा क्या होता है कि व्यय होता है, और व्यय मैंने आपको वहां बताया है कि जो भी हमारा व्यय हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको डेबिट करेंगे, और चूंकि इसको आपको चुकाना पड़ेगा तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। बैंक बैलेंस कम होने के नाते इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैंने वहां जर्नल में बताया है कि एसेट एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट और एसेट एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट कराता है। तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न में कभी दे दिया है कि स्थापना पर किसी प्रकार का कोई व्यय किया गया है तो इसका एंट्री आप पास कर दीजिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करके और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा।
आगे हम आपको बताएंगे इसका नरेशन क्या होता है। आप नरेशन के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, नरेशन बिल्कुल आपको हम स्पष्टीकरण बता देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हाँ, दूसरा आपसे यहाँ पे कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि अगर शेयर को जारी करने पर किसी प्रकार का कोई खर्चा, किसी प्रकार कोई व्यय होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी ब्रोकर को या प्रॉस्पेक्टस में या अन्य किसी प्रकार का कोई खर्च हो जाता है, तो ऐसी दिशा में जो भी हमारा खर्च होते हैं उस खर्च को हम लोग उसका एंट्री क्या पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपका व्यय था, यहाँ भी आपका व्यय है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है? ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर को जारी करने में किसी प्रकार का कोई व्यय हुआ है तो यहाँ हम लोग उसको डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया कि जो भी प्रीमियम का पैसा होता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है। अब शेयर को जारी करने में या प्रारंभिक व्यय का आपका किसी प्रकार कोई खर्चा हो रहा है तो यहाँ पर अंशों के निर्गमन में किसी प्रकार का कोई खर्च हो रहा है तो सबसे पहले खर्च का एंट्री कर देंगे आप, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सारा एंट्री जो कर लेते हैं उसके बाद ही सबसे अंतिम में ये एंट्री पास किया जाएगा कि शेयर पर निर्गमन करने के संबंध में कोई अगर खर्च हुआ है तो इसका एंट्री पास कर दीजिएगा, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट करके टू बैंक कर दीजिएगा। हाँ, अगर प्रश्न में कहा है कि ये जो हानि हो रहा है इस हानि की भरपाई एज पर जो रूल्स बता रहा है उसके नियम के अनुसार अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा इस एक्सपेंसेस को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा इनकम हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन से हम लोग ये एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करके इस एक्सपेंसेस को हम लोग घटा देंगे। ध्यान रखिए, अगर केवल निर्गमन का है तो केवल ये एंट्री पास करेंगे और इस निर्गमन का कह रहा है किसको राइट ऑफ कर दीजिए एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एक्सपेंसेस है इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर को जो यहाँ डेबिट है हम लोग वहाँ पर उसको क्रेडिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और किससे करेंगे? कैपिटल गेन। वो कैपिटल गेन हमारे के रूप में क्या है, उसका नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसके बाद पहले ये एंट्री पास करेंगे, इसके बाद अगर राइट ऑफ करने के लिए कहेगा प्रश्न तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग डेबिट करके और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर को क्रेडिट कर देंगे। ये सबसे अंतिम में एंट्री पास किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब ये जो बातें मैंने बताया आपको, ये इसके संबंध में एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख के समझते हैं कि वास्तव में अगर सवाल में आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक सवाल आपसे कर रहा है कि एबीसी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कंपनी कह रहा है। पहले एक काम कीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए सवाल करते हैं। देखिए क्या करा आपसे कि एबीसी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड है, इसने 35,000 इक्विटी शेयर जारी किया ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2। ध्यान रखिएगा, 10 रुपए का शेयर है, उसे 2 रुपया प्रीमियम पर, तो मैंने बताया प्रीमियम फेस वैल्यू में जुटता है, तो इसका मतलब 10 रुपए का आपका शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम लिया है, प्रीमियम जुटता है, इसका मतलब 10 रुपए का चीज, 10 रुपए का शेयर कंपनी कितने पे जारी करेगा? 12 रुपए पर। 10 रुपए का शेयर कंपनी कितने जारी करेगा? 12 रुपए। और इसमें से ये जो 12 रुपए, इसमें 2 रुपए क्या है? इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अगर बात करें पेबल एज पर फॉलो एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पे यहाँ बात करें तो एप्लीकेशन का जो रेट यहाँ कह रहा है भैया वो 3 रुपये एप्लीकेशन का रेट करा है। ओके, अलॉटमेंट का कह रहा है 5 रुपया विथ प्रीमियम। ओ ये बात है, चलिए, मतलब कि ये आपका जो अलॉटमेंट का रेट है वो 5 रुपया, इसमें प्रीमियम शामिल है, विथ प्रीमियम करा है। इसका मतलब अलॉटमेंट का रेट वास्तव में अगर हम 5 में से 2 रुपया घटा दें, इसका मतलब कि अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया होगा। अगर वह अलॉटमेंट आपका दिया है तो ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पर क्रेडिट हो जाएगा। ये एक प्रकार से इनकम होता है। इनकम होने के नाते हम लोग जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि ये कंपनी का कैपिटल गेन है और कैपिटल गेन होने के नाते कंपनी का इनकम है। ध्यान रखिए, आप किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं? आप कंपनी की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, आप फर्म की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, तो फर्म का जो भी इनकम होगा वहां पे आपको क्रेडिट करना होगा।
इसके बाद करा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देख लेते हैं बैलेंस कितना हुआ। बैलेंस देखिए 3 रुपये तो हमारा क्या निकल गया, एप्लीकेशन का हो गया। 5 रुपये हमारा क्या निकल गया, अलॉटमेंट का हो गया। और फाइनल देख ले भैया, क्योंकि शेयर कितने का है, 12 रुपये का है, जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन निकल गया, अब 5 रुपये हमारा क्या निकल गया, अलॉटमेंट। तो 5 और 3 8, इसका मतलब ये हो गया कि 12 रुपये में आपका 5 और 3 8 रुपये निकल गया, तो बचा क्या, 4 रुपये बचा है। और तो वास्तव में इसका मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट क्या होगा, 4 रुपया। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको इस तरह से आपको निकालना होगा। ये मतलब कॉल का, अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन, ये तीनों का मिलाकर कुल मिलाकर 12 रुपया होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम है इसलिए वो 12 हो जाएगा। तो 4 ये 5 ये 5 और 9 और 3 12 रुपया हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद कह रहा है ऑल मनी रिसीव एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार का पैसा कंपनी को एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का पैसा मिल गया है और इस संबंध में कंपनी ने 5000 रुपये एक्सपेंस किया है, शेयर को इशू करने में एक्सपेंस किया है। और विच सेल भी, ध्यान रखिएगा, करा विच सेल भी रिटर्न ऑफ एज पर रूल। मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर प्रश्न में आपसे साफ साफ कह दे कि इस एक्सपेंसेस को रिटर्न आप कर दिया जाए एज पर रूल्स, तो ध्यान रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग इसको राइट ऑफ करेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने के लिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका पैसा कम हो जाएगा, और कम होने के नाते सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग डेबिट करेंगे। और पैसा किस चीज से राइट ऑफ करेंगे, यहाँ पर इशू ऑफ एक्सपेंसेस, शेयर इशू। इसके बाद कह रहा है आपसे पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड की पुस्तक में आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री पास करते हैं, देखते हैं इसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो हम लोग इसका बना रहे हैं, तो यहाँ पे टाइटल आप बना देंगे जनरल एंट्री। अभी आपको टाइटल नहीं समझना है, अभी आपको केवल जनरल आपको आना चाहिए। जब जनरल आ जाएगा लगभग सारे आपके क्लियर होते जाएंगे, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे कि जनरल का किसके बुक में पास कर रहे हैं, क्या इसका एंट्री होगा, क्या सीक्वेंस होगा। केवल अभी आप केवल एंट्री सीख लीजिए, आगे से हम जो पढ़ाएंगे आपको वीडियो में, आगे जो वीडियो में आपको लेक्चर देंगे वो आप फॉर्मेट के थ्रू बनाकर सीखेंगे। आज केवल ऐसे ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला एंट्री जो हम लोग रिसीव करेंगे वह है पैसा रिसीव का। पैसे रिसीव का मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर कैपिटल जो आपको मिलेगा वह है वास्तव में कैपिटल नहीं बल्कि शेयर कैपिटल के रूप में है। इसलिए जो पहला एंट्री बनेगा वो हम लोग करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस तरह से आप पहला एंट्री बनाएंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, मैं रेट थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ये आपका इस तरह से ऐसे बना लीजिए। ये रेट आपका क्या था, 3 रुपये एप्लीकेशन था, 5 रुपये अलॉटमेंट था विथ प्रीमियम, इसके बाद 4 रुपये आपका क्या था, कॉल। बार बार आपको देखने की रेट की जरूरत नहीं है। शेयर आपको मालूम था, शेयर कितना है, 35,000 है, तो ये आपका हो गया 35,000 शेयर और रेट इसका क्या है 3। तो 35 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,05,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,05,000। इस तरह से आपने पहला एंट्री इसका कर लिया। अब इसकी दूसरी एंट्री की हम लोग बात करेंगे। इसकी दूसरी एंट्री की वास्तव में ये पैसा जो हमारा है शेयर एप्लीकेशन का, ये वास्तव में हमारा क्या है, कैपिटल का पैसा है। तो कैपिटल में इसको डालने के लिए हम लोग इसके प्रभाव को समाप्त कर देंगे और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए वास्तव में हमारा क्या है, ये एप्लीकेशन क्रेडिट है, तो इसलिए एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट कर देंगे। और वास्तव में पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल में जाना चाहिए, तो हम लोग शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो चीज़ आपका क्रेडिट था उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट करने के लिए ये हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट कर देंगे और वास्तव में क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा आपका पूरा वही पैसा इस तरह से आपने यहाँ पर।
हो गया, ये एप्लीकेशन का हो गया। अब अगला जो नंबर आएगा वो है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का तीसरा एंट्री हम लोग पास करेंगे। अलॉटमेंट जब ड्यू करते हैं तो फिर वही आपका रहेगा। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले एप्लीकेशन होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। अब जो भी एंट्री होगा पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा। तो ड्यू होने का वास्तव में क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू यहाँ पर प्रीमियम भी मिला है इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखिएगा प्रीमियम का रेट आपको मालूम, प्रीमियम का रेट 2 है तो 35,000 शेयर है, 35,000 शेयर है। तो ये हो गया आपका 35,000 इंटू 2, 35 दूना 70,000 रुपया, ये आपका हो गया प्रीमियम का पैसा। वास्तव में अलॉटमेंट का रेट क्या था, 3 था, तो 35,000 इंटू 3 के रेट से ये हो जाएगा 1,05,000। और वास्तव में ये क्या था, दोनों को मिलाकर 35,000 इंटू 5 के रेट से करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,75,000, 1,75,000। इस तरह से आपका ये अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हो गया। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसा रिसीव करेंगे। इसका पैसा रिसीव करने का एंट्री हम लोग आगे करेंगे। पैसा रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, आइए सीख लेते हैं हम लोग। पैसा रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, तो चौथा एंट्री आप क्या पास करोगे, चौथा एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट। फिर वही, जब भी पैसा मिलेगा हमेशा बैंक रहेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा बैंक रहेगा। टू वास्तव में क्या पैसा है, वो शेयर कैपिटल, वापिस आएंगे शेयर अलॉटमेंट, ये था आपका 1,75,000, 1,75,000, ये 1,75,000। इसके बाद अगला हम लोग करेंगे, रेट आपको मालूम था ही, 5वां एंट्री करेंगे हम लोग। ये देख लीजिए, आप चाहे तो फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। ये था एप्लीकेशन था, ये था अलॉटमेंट। अब हमारा क्या है, 4 रुपये हमारा क्या है, कॉल का रेट है, और कॉल हमारा क्या है, एक ही कॉल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे की एंट्री करेंगे कॉल का। कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल। जब भी पैसा वास्तव में ट्रांसफर होगा वो कैपिटल में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका रेट क्या है, 4 है, तो 35, यहाँ ध्यान रखिएगा हम लोग गुणा कर देंगे, 35,000 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। इस तरह से आप यहाँ पर ये ड्यू कर दिए और इसका पैसा अब रिसीव कर लो। एंट्री नंबर 6 आपका क्या हो जाएगा, जब भी पैसा रिसीव करने का नंबर आएगा तो हमेशा बैंक से होगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर, वास्तव में क्या था, फर्स्ट और फाइनल, तो क्या था, फर्स्ट एंड फाइनल। इस तरह से आपने यहाँ पर इसको भी कर लिया, तो ये हो गया 1,40,000, 1,40,000। इस तरह से आपकी कंप्लीट एंट्री आपने यहाँ पर कर लिया। ध्यान रखिए, कंपनी जब शेयर जारी किया तो उसके संबंध में कंपनी का क्या हो रहा है, 5,000 रुपये आपका क्या हो रहा है, खर्च भी हो रहा है। तो खर्च होने के संबंध में मैंने आपको अभी एंट्री बताया था कि शेयर जब इशू हो रहा है, शेयर इशू करने पर जो भी खर्च हो रहा है तो उसका एंट्री क्या बनाएंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट को करेंगे और टू बैंक काउंट करेंगे।
इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका भी एंट्री कर देंगे और इसको राइट ऑफ करने के लिए भी कहा है, इसको हम लोग राइट ऑफ भी कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑफ भी हम लोग कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 7वां एंट्री। 7वां एंट्री की हम लोग बात करेंगे तो 7वां एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट करने से आपका बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है, इसलिए एसेट्स का कम होना हमारा डेबिट का, एसेट्स का कम होना क्रेडिट कितना हुआ है कम, वो है 5000 रुपया। तो इस तरह से आपने इसका भी 5000 रुपये का कर दिया। हाँ, इसको कह रहा है, इसको रिटर्न आप करिए एज पर रूल्स मैंने क्या बताया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाएगा और टू एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। तो ये हो जाए 5000 रुपये आप यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह से आपने यहाँ पर कंप्लीट एंट्री पास कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से आप देख लीजिएगा क्या था हमारा ट्रांजैक्शन, क्या था एंट्री। इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर ओवरऑल पूरा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, ये 2 हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू था 5 क्रेडिट से प्रीमियम सहित, मैंने इसको कर दिया। इसके बाद इसका पैसा रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, कॉल का मैंने ड्यू किया और कॉल का रिसीव किया। इसी प्रकार जो भी शेयर हमारा एक्सपेंस हुआ था इसको भी हमने क्या कर दिया और उससे हमने क्या किया, इसका एंट्री कर दिया, इससे राइट ऑफ कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर प्लीज़ किसी प्रकार का कोई अगर आपको शिकायत हो, जो वो बातें आपको ना समझ में आई हो या किसी बात को लेकर आप परेशान हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।